हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज हम देखेंगे भूगोल टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आर्थिक भूगोल इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पार्ट नंबर 4। ये टेस्ट सीरीज यूजीसी नेट के साथ-साथ यूपी पीजीटी, यूपी टीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। आज का जो क्वेश्चन सीरीज है 76 से 100 तक है। एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 76 से स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा कारक फसल प्रतिरूप को भौतिक रूप से प्रभावित करता है? ऑप्शन ए है मिट्टी, ऑप्शन बी है जलवायु, ऑप्शन सी है मौसम और ऑप्शन डी है ये सभी। तो भौतिक कारक के रूप में यदि शामिल करें तो ये तीनों के तीनों उपयुक्त सभी ये सभी शामिल हो जाएंगे। मिट्टी, जलवायु, मौसम ये सारे भौतिक कारक में शामिल हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 77 है कि शुष्क क्षेत्र जिनमें वर्षा कम होती है तथा मानसून अनिश्चित रहता है, वहाँ कौन सी फसल मुख्य रूप से उगाई जाती है? ऑप्शन ए है ज्वार बाजरा, ऑप्शन बी है गेहूं, ऑप्शन सी है धान, ऑप्शन डी है सरसों। तो शुष्क क्षेत्र जिनमें वर्षा कम होती है वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे जो मानसून भी अनिश्चित है तो वहाँ पे हमें मोटे फसलों का उत्पादन ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ज्वार व बाजरा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 78 है कि अधिकतम आय की प्रेरणा फसलों का ढांचा बदलने पर अधिक प्रभाव डालती है, यह मत किसका है? ऑप्शन ए है डॉक्टर बंसल, ऑप्शन बी है वर्गीज, ऑप्शन सी है सुब्रमण्यम स्वामी व ऑप्शन डी है मेघानंद साहा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 79 है कि फसल संयोजन में सर्वप्रथम सांख्यिकी विधि का प्रयोग किसने किया? सबसे पहले जो सांख्यिकी विधि इसमें अपनाया, ऑप्शन ए है जेसी बीवर, ऑप्शन बी है कीकू काजुदोई, ऑप्शन सी है रफीउल्लाह और ऑप्शन डी है एमएस स्वामीनाथन। तो इसमें जो हो जाएगा कि फसल संयोजन में सर्वप्रथम सांख्यिकी विधि का प्रयोग किया था जेसी बीवर द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 80 है कि फसल संयोजन के अंतर्गत नवीन विचलन विधि का प्रयोग किसने किया? ऑप्शन ए है रफीउल्लाह, ऑप्शन बी है जेसी वीवर, ऑप्शन सी है कि एम एस स्वामीनाथन व ऑप्शन डी है कीकू काजू दोई। तो जो ये नवीन कह सकते हैं नवीन विचलन विधि का प्रयोग किसने किया? तो ये प्रयोग किया गया था रफीउल्लाह द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है 81। एक समय विशेष में किसी क्षेत्र में बोई जाने वाली फसलों की संख्या क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है सस्य संयोजन, ऑप्शन बी है सस्य सीमांकन, ऑप्शन सी है सस्य विविधीकरण और ऑप्शन डी है सस्य प्रतिरूप। तो ये दे रहा है कि एक समय विशेष में एक क्षेत्र है, जैसे ये क्षेत्र, इस क्षेत्र में बोई जाने वाली फसलों की संख्या क्या कहलाएगी? तो ये कहलाता है सस्य संयोजन। सस्य संयोजन कहलाएगा। संख्या दे रहा है ना कि फसलों की संख्या क्या कहलाती है, तो ये हो जाएगा सस्य संयोजन। सस्य विविधीकरण जो है, विविधीकरण का ये मतलब है कि उस क्षेत्र में एक साल के अंतर्गत कितने फसलों का उत्पादन किया जा रहा है, तो वो बताता है सस्य विविधीकरण, यानी बदल बदल की फसलें बोई जा रही हैं एक साल में, कई बार कई प्रकार की फसलें, तो वो हो जाएगा सस्य विविधीकरण के अंतर्गत। और ये फसलों की संख्या हो जाएगी, ये सस्य संयोजन किया जाएगा जिसमें कई सस्य संयोजन 3 प्रकार की फसलें बोई जा रही हैं इसमें, इस क्षेत्र में, तो ये हो जाएगा सस्य संयोजन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 82। निम्नलिखित में से कौन कौन से प्रादेशिक असमानता के कारण है? ऑप्शन ए है संसाधनों का असमान वितरण, ऑप्शन बी है भौगोलिक विषमता, ऑप्शन सी है सामाजिक पिछड़ापन, ऑप्शन डी है ये सभी। तो प्रादेशिक असमानता किसके द्वारा हम दर्शा सकते हैं? यदि वहाँ पे संसाधनों का असमान वितरण है तो भी होगा, भौगोलिक विषमता की वजह से भी हमें वहाँ का प्रादेशिक असमानता देखने को मिल सकता है, सामाजिक पिछड़ापन है तो वो भी देखने को मिल सकता है। तो इसमें जो सारे के सारे ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 83 देखते हैं कि कृषि स्थानीयकरण सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए है वान थ्यूनेन ने, ऑप्शन बी है एडम स्मिथ का, ऑप्शन सी है अल्ब्रेट थायर व ऑप्शन डी है मैक लेन।
तो जो कृषि स्थानीयकरण सिद्धांत है इसको प्रतिपादित किया था, ये है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, वान थ्यूनेन महोदय द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 84 है। वान थ्यूनेन ने अपने कृषि स्थानीयकरण के सिद्धांत को समझाने के लिए कितने उद्देश्यों का प्रयोग किया? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 5। वान थ्यूनेन ने अपने कृषि स्थानीयकरण सिद्धांत को समझाने के लिए 5 उद्देश्यों का प्रयोग किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 85 है। वान थ्यूनेन का सिद्धांत मुख्य रूप से किस पर आधारित था? ऑप्शन ए है सामाजिक दशाओं पर, ऑप्शन बी है फसल प्रतिरूप पर, ऑप्शन सी है आर्थिक लगान व ऑप्शन डी है परिवहन सुविधा पर। तो जो थ्यूनेन का सिद्धांत है ये मुख्य रूप से जो आधारित है ये था आर्थिक लगान पे आधारित था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 86। कृषि उत्पादकता का संबंध है किससे है? ऑप्शन ए प्रति हेक्टेयर उत्पादन से, ऑप्शन बी प्रति हेक्टेयर सिंचाई से, ऑप्शन सी प्रति हेक्टेयर फसल के रोपण से, ऑप्शन डी है प्रति हेक्टेयर उर्वरकों के प्रयोग से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए प्रति हेक्टेयर उत्पादन से। यानी कृषि उत्पादकता का मतलब है जिस ये क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल में कितनी उत्पादकता वहाँ पे हो रही है प्रति इकाई क्षेत्रफल, या वो हेक्टेयर में हो, वो किलो वर्ग किलोमीटर में हो, जिसमें भी हो, तो यही कृषि उत्पादकता का संबंध। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 87 है कि कृषि उत्पादकता मापन के अंतर्गत प्रति इकाई उत्पादन से प्राप्त आय पर आधारित विधि का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए केंडाल, ऑप्शन बी खुसरो, ऑप्शन सी जे एल्बक और ऑप्शन डी थ्यूनेन द्वारा। इसमें क्या पूछ रहा है कि कृषि उत्पादकता मापन के अंतर्गत प्रति इकाई उत्पादन से प्राप्त आय पर आधारित विधि का प्रयोग किया, ये किया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खुसरो द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 88 है कि उत्पादकता को प्रति इकाई श्रमिक लागत पर उत्पादन की मात्रा को मापने का आधार किसने दिया? प्रश्न संख्या 88 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक विचारक स्थानीय पारस्परिक अन्योन्य क्रिया के सिद्धांत से प्रत्यक्षतः जुड़ा है? ऑप्शन ए है एडवर्ड उलमैन, ऑप्शन बी है ऑगस्ट लॉस, ऑप्शन सी है एलन प्रेड और ऑप्शन डी हो जाएगा डीएम स्मिथ। तो जो स्थानीय पारस्परिक अन्योन्य क्रिया का जो सिद्धांत दिया है ये दिया है एडवर्ड उलमैन द्वारा दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 89 कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत गुरुत्वाकर्षण मॉडल को पहली बार वर्ष 1954 में किसके द्वारा पेश किया गया था? ऑप्शन ए है जॉर्ज के जिफ, ऑप्शन बी है जे स्टुअर्ट द्वारा, ऑप्शन सी है डब्ल्यू जे रायली द्वारा और ऑप्शन डी है वाल्टर इस्सर द्वारा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी वाल्टर इस्सर या वाल्टर इसार्ड, इसार्ड भी दिया रहता है कहीं कहीं, वाल्टर इस्सर या वाल्टर इसार्ड द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था 1954 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 90 है कि गुरुत्वाकर्षण मॉडल में समीकरण जो Fij दिया हुआ है इसके अंतर्गत से तात्पर्य इसमें दिया है कि इसमें जो पूछ रहा है कि जो F दिया है F से क्या तात्पर्य, F का क्या मतलब है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है दूरी से, ऑप्शन बी है आर्थिक आयाम, ऑप्शन सी है ट्रेड फ्लो और ऑप्शन डी है स्थिरांक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, ये का मतलब हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी ट्रेड फ्लो। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 91, निम्न में से कौन सी व्यापार प्रारंभ करने की आवश्यक दशाएं पाई जाती हैं? ऑप्शन ए है वस्तु की विनिमय की इच्छा, ऑप्शन बी है आवश्यकता से अधिक उत्पादन, ऑप्शन सी है पदार्थों की विविधता व ऑप्शन डी है ये सभी। तो आवश्यक जो दशाएं हैं कि जो व्यापार प्रारंभ करने के लिए आवश्यक दशाएं होती हैं तो ये सारे के सारे हो जाएंगे। वस्तु विनिमय की इच्छा होनी चाहिए लोगों में, या फिर आवश्यकता से अधिक वहाँ पे उत्पादन हो रहा है तभी तो वो व्यापार
करना स्टार्ट करेंगे। फिर पदार्थों की विविधता, यानी पदार्थों में जो भी उत्पादन कार्य प्रोडक्शन हो रहा है उसमें उसमें विविधता होनी चाहिए, जितने भी प्रोडक्शन वहाँ पे हो रहा है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 92 है कि पदानुक्रम गुणांक विधि का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए है स्टाम्प द्वारा, ऑप्शन बी है सफी द्वारा, ऑप्शन सी है केंडाल द्वारा और ऑप्शन डी है जसबीर सिंह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केंडाल द्वारा। पदानुक्रम गुणांक विधि कृषि मापन विधि से कृषि उत्पादकता के मापन विधि, यानी कृषि से संबंधित ये जो मेथड है ये है, इसका प्रतिपादन किए थे केंडाल महोदय। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 93, निम्न में से किस देश में कृषिगत भूमि का प्रतिशत सर्वाधिक है? ऑप्शन ए है कनाडा, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है अर्जेंटीना और ऑप्शन डी है भारत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 94 है कि नीचे दिए गए देशों में सर्वाधिक किस देश की जनसंख्या कृषि में संलग्न है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी है जर्मनी, ऑप्शन डी है न्यासालैंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी न्यासालैंड। जो न्यासालैंड है इसकी जो सर्वाधिक जनसंख्या कृषि में संलग्न है। न्यासालैंड, इसका वर्तमान में नाम है मलावी। मलावी जिसपे पहले इस पे ब्रिटेन का आधिपत्य था। ब्रिटेन से फिर ये आज़ाद होकर के ये मलावी के रूप में वर्तमान समय में जाना जाता है और यह अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है जो न्यासा झील है उसके आसपास इसका जो लोकेशन है वो स्थित है। तो न्यासालैंड को वर्तमान में मलावी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 95 है कि निम्न में से कौन सी कृषि पद्धति अविकसित देशों की कृषि पद्धति की विशेषता है? यानी अविकसित देशों में कौन सी कृषि पद्धति इसमें से पाई जाती है? ऑप्शन ए प्राचीन भरण पोषण वाली खेती, ऑप्शन बी है गहन भरण पोषण वाली खेती, ऑप्शन सी है भूमध्य सागरीय खेती और ऑप्शन डी है व्यापारिक पशुपालन। तो जो अविकसित देशों है उसमें हमें देखने को मिलता है प्राचीन भरण पोषण वाली खेती, यानी प्राचीन विधियों का प्रयोग करके हुए कृषि कार्य किया जाता है। इसमें सिर्फ भरण पोषण ही हो पाता है, उच्च उत्पादकता नहीं हो पाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 96 है कि साधारणतः जहाँ वर्षा 200 सेमी से ऊपर होती है वहाँ किस प्रकार की खेती की जाती है? ऑप्शन ए है आर्द्र खेती, ऑप्शन बी है तर खेती, ऑप्शन सी है सिंचाई द्वारा खेती व ऑप्शन डी है सूखी खेती। तो 200 सेंटीमीटर से ऊपर जहाँ पे वर्षा होती है वहाँ पे हम तर खेती करते हैं। प्रश्न संख्या 97 देखते हैं, निम्न में से कौन सा देश तर खेती के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है मलेशिया व ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। तर खेती के अंतर्गत नहीं आता है, मतलब तर खेती वहाँ पे की जाएगी जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा की मात्रा प्राप्त हो। इसमें श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया सब में सर्वाधिक वर्षा तो होता है, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया है ऑस्ट्रेलिया के को इसके अंतर्गत हम नहीं शामिल कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया को सूखी भूमि या प्यासी भूमि के नाम से भी जानते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में हमें तर खेती देखने को नहीं मिलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या है 98 कि भारत के मध्य प्रदेश में किस प्रकार की खेती की विशेषता है? ऑप्शन ए सूखी खेती, ऑप्शन बी है तर खेती, ऑप्शन सी है आर्द्र खेती और ऑप्शन डी है झूम खेती। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा आर्द्र खेती। जो एमपी है, जो मध्य प्रदेश है, यहाँ पे हमें 200 सेंटीमीटर तक वर्षा प्राप्त हो जाता है, तो यहाँ पे हमें आर्द्र खेती देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 99, विश्व के जिन भागों में 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है वहाँ किस प्रकार की खेती की जाती है? ऑप्शन ए है आर्द्र खेती, ऑप्शन बी है सिंचाई खेती, ऑप्शन सी है सूखी खेती, ऑप्शन डी है तर खेती। तो जहाँ पे 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होगा वहाँ पे हम देखते हैं सूखी खेती। सूखी खेती करना ही संभव है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 100, ये है कि फसल प्रतिरूप से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए किसी क्षेत्र में विशेष फसलों को उगाना, ऑप्शन बी कि फसलों की विशेष पैटर्न में रोपाई, ऑप्शन सी है खेत में उगाई जाने वाली फसल प्रणाली, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी।
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन बी, फसलों की विशेष पैटर्न में रोपाई है। इसे हम जानते हैं फसल प्रतिरूप के नाम से। तो ये है आज का अंतिम प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।